आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं उत्तम एसा रडार को लेकर आई एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिस पर इस समय डिफेंस के गलियारे पर चर्चाएं काफी तेज हैं। और ये रिपोर्ट है ही ऐसी क्योंकि हाल ही में एरो इंडिया 2025 में उत्तम एसा रडार को प्रदर्शित किया गया था और इस दौरान एक ऐसी डिटेल सामने रखी गई थी जिसने उत्तम एसा रडार की जो असली कैपेबिलिटी है इससे दुनिया को परिचित करवाया। दरअसल एरो इंडिया एयर शो के दौरान ये रिवील किया गया कि जो उत्तम एसा रडार है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है, इसने एक टेस्ट के दौरान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 को 140 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लिया था। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, रडार का तो यही काम होता है कि ये एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप तेजस मार्क 1 को देखते हैं और इसके रडार क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो ये लगभग 1 स्क्वायर मीटर के आसपास का होता है, जो कि काफी छोटा टारगेट माना जाता है किसी भी रडार के लिए डिटेक्ट करने के लिए। और ये रडार जो कि उत्तम एसा रडार है, बेसिकली ये 900 टीआर मॉड्यूल्स के साथ इक्विप्ड है। तो यहाँ पर ये एक काफी एडवांस ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रदान कर रहा है। जब से ये रिपोर्ट सामने आई तो लोगों के मन में एक सवाल भी उठा कि मान लीजिए हमने ये तो जान लिया कि जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस साइज का टारगेट होता है तो उसे ये जो रडार सिस्टम है ये बेसिकली 140 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन क्या होगा अगर इसका सामना पाकिस्तानी JF-17 थंडर या F-16 फाल्कन या जेट-10 जैसे एयरक्राफ्ट से हो, तो उस स्थिति में ये एयरक्राफ्ट उनको कितने ये जो रडार है उन एयरक्राफ्ट को कितने दूर से डिटेक्ट कर पाएगा और हमारे पास क्या एडवांटेजियस पोजीशन होगी और कैसे हम एनिमी के हर चाल को परख सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर भी जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो LCA एक लाइट एयरक्राफ्ट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, यानी ये छोटा प्लेटफॉर्म है। और अगर उत्तम एसा रडार इसको 140 किलोमीटर से देख सकता है तो निसंदेह अब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये रडार कितना ज्यादा कैपेबल है, जो कि LCA तेजस जैसे स्मॉल टारगेट को भी इतनी लंबी दूरी से डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तम एसा रडार के पाकिस्तानी F-16 के अगेंस्ट या JF-17 थंडर के अगेंस्ट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर भी जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करेगा। क्योंकि रिपोर्ट्स की बात माने तो F-16 और JF-17 थंडर का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो तेजस मार्क 1 की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं F-16 फाल्कन को। F-16 एक 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तानी वायुसेना में काफी कार्यरत है। और इनके रडार क्रॉस सेक्शन की बात करें तो रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जाता है कि इनका रडार क्रॉस सेक्शन 1.0 से लेकर 1.5 स्क्वायर मीटर्स का होता है, जो कि तेजस मार्क 1 से सिमिलर है या उससे बड़ा है। अब यहाँ पर क्योंकि एयरफ्रेम भी लार्जर होते हैं और कभी कभी जो वेपन पेलोड हो गए या दूसरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई उसमें इनके शेप और साइज में हमें एक्सपेंशन भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि वेपन लोड आउट के बाद जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो थोड़ा इम्प्रूव भी होता है, काफी ज्यादा इनहेंस भी होता है। और ऐसे मेरी रिपोर्ट ये दावा करती है कि ऐसी स्थिति में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस F-16 को ज्यादा दूरी से डिटेक्ट कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तम एसा रडार अगर LCA तेजस को 140 किलोमीटर से दूर से देख सकता है तो ऐसा माना जा रहा है कि F-16 के बड़े रडार सिग्नेचर की वजह से संभावनाएं हैं कि ये इसे 180 या 200 किलोमीटर दूर से ही देख लेगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो की रोल प्ले करेंगे। इसमें फ्लाइट एल्टीट्यूड, वेदर कंडीशन या फिर दोनों एयरक्राफ्ट के रिलेटिव जो पोजीशनिंग है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और सेम केस अगर हम बात करें JF-17 थंडर की, तो JF-17 थंडर भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जो कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखा जाता है और ये चाइना और पाकिस्तान के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। JF-17 थंडर को लेकर ये कहा जाता है कि इसमें कुछ मॉडेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को रखा गया है, लेकिन फिर भी इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो तेजस से ज्यादा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका रडार क्रॉस सेक्शन 1.5 स्क्वायर मीटर्स तक है। और इस टारगेट के लिए हम ये मान सकते हैं कि जो कंडीशन या जो रेंज हम F-16 के लिए मान के चल रहे थे 160 किलोमीटर की, वो JF-17 थंडर के लिए भी मान्य होगी। यानी कि प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस काफी लंबी दूरी से इनको डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जब रियल वर्ल्ड सिनेरियो होता है तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। थियोरेटिकली चीज़ें देखने में जितनी आसान लगती है हो सकता है प्रैक्टिकली वो उतनी आसान ना हो। लेकिन अब आपको बता दें कि ये उत्तम एसा रडार का इनिशियल वेरिएंट है। आने वाले भविष्य में निस्संदेह इसमें एवोल्यूशन होंगे, अपग्रेड्स होंगे, जिसके बाद से इनकी कैपेबिलिटी को इनहेंस किया जाएगा। तो वही उत्तम एसा रडार के जो बड़े वेरिएंट है
वो निस्संदेह ज्यादा दूरी तक इनमेडिएट जो टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट और ट्रैक करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट मी-17 हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है, लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ मी-17 से संबंधित नहीं है, बल्कि दूसरे जो हेलीकॉप्टर प्रोग्राम है उनसे भी जुड़ी हुई है। एक बात स्पष्ट है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको अटैक कैपेबिलिटी से इक्विप कर रही है, ताकि उनको ऑफेंसिव रोल में भी हम यूज कर सके। और आपने गत वर्ष कई सारी खबरें सुनी होंगी जहां पर जो हमारा हेलीकॉप्टर है मी-17, इसमें जो स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल है इनके इंटीग्रेशन की बात करी गई थी। और इसी क्रम में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर भारतीय वायुसेना इस समय स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल्स को मी-17 हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करना शुरू कर चुकी है। और यहाँ पर बेसिकली इन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स को अब ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी प्रदान करी जा रही है। स्पाइक NLOS की बात करें तो ये 6th जनरेशन की मिसाइल है जो कि बहुत सारे रेवोल्यूशनरी फीचर्स को लेकर सामने आएगी और ये अनपैरेलल्ड एडवांटेज प्रदान करेंगे मॉडर्न वॉरफेयर में। ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है ये बेसिकली जो सेंट्रल लूप शूटर लूप है इसको शॉर्टन करेगा और इजीली टारगेट को डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो उस पर अटैक भी कर पाएगा। अब अगर हम बात करें इस मिसाइल के की फीचर्स की तो इसमें रियल टाइम टैक्टिकल इंटेलिजेंस और बैटल डैमेज असेसमेंट जो है वो इंक्लूड किया गया है या फीचर करती है उसको ये मिसाइल। और इसमें जो डायनेमिक टारगेट एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स हैं उसको भी एनेबल कर देती है, यानी मिड फ्लाइट में जो मिशन है उसको अबॉर्ट भी किया जा सकता है अगर टारगेट लॉक मिस होता है या कोई हमें परिवर्तन करना पड़ा तो। रिपोर्ट्स में ये भी इंगित किया जा रहा है कि मी-17 हेलीकॉप्टर 4 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होंगे और इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है उसको और भी दूसरे हथियार से इक्विप करने की जो बात है वो की जा रही है। अब इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज तकरीबन अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है तो 50 किलोमीटर की होगी। वहीं अगर इसको ग्राउंड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है तो इसकी रेंज 32 किलोमीटर तक होने वाली है। और आने वाले भविष्य में हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये जो मिसाइल है ये हमें मी-17 के बाद LCS प्रचंड जैसे प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाए, क्योंकि इस समय LCS प्रचंड को भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के इंटीग्रेशन से गुजारा जा रहा है, जहां पर एक के बाद एक जो एडवांस वेपन सिस्टम है उसको दिए जा रहे हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि CCS से अप्रूवल मिलने के बाद कभी भी 156 LCS प्रचंड का जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये फाइनलाइज हो सकता है और उसके बाद जो आगे के कार्य है वो शुरू किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि हेलीकॉप्टर भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है तो वहां पर जो हमारा LCS प्रचंड जैसा अटैक हेलीकॉप्टर है ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत हमें सबसे ज्यादा महसूस तब हुई थी जब कारगिल युद्ध हुआ था और उस दौरान भारत को इन हेलीकॉप्टर्स की कमी महसूस हुई थी और इसी से LCS प्रोग्राम का जन्म होता है। तो आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इन अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी इस प्रकार के घातक मिसाइल से इक्विप किया जाएगा ताकि ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिने जाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।